ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, और रिएक्ट में हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और हमने दो कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ पे हमने ग्रिड आइटम और हेडर का कंपोनेंट जो है कि हमने क्रिएट किया था। और हमने बताया था कि कंपोनेंट क्रिएट करने से बेनिफिट क्या होगा और इसका यूज क्या होगा, राइट। तो कंपोनेंट क्रिएट करने से रिएक्ट क्या करता है, आपकी वेबसाइट को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे कि आपको ये इजी हो जाता है कि कौन से पार्ट में आपको चेंजेस करने हैं। उसी कंपोनेंट में जाते हो और उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में चेंज करते हो, तो आपका वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो चेंज हो जाता है, राइट। तो हमने डायरेक्टली एसआरसी के अंदर ही हमने कंपोनेंट बना दिए थे, और उसमें जेएस और सीएसएस फाइल को हमने जनरेट कर दिया था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम अलग अलग फोल्डर में बनाएंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पे देखो, अब एसआरसी है। एसआरसी को अगर मैं बंद करूंगा तो यहाँ पे एसआरसी के अंदर ही हमारे सारे कंपोनेंट्स जो है वो है, राइट। तो सारे कंपोनेंट्स का मतलब, जो ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम टिक टैक टू बना रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स बनाएं। बट फिर भी लर्निंग पर्पज के लिए हम जितने भी सेक्शन हैं टिक टैक टू में, उतने सेक्शंस को हम यहाँ पे बनाएंगे, राइट। इससे पहले हमने टिक टैक टू जावास्क्रिप्ट में बनाया था। उसमें कंप्लीट टिक टैक टू को हमने लाइव कोडिंग किया हुआ था। और अब सेम चीजें हम रिएक्ट में करेंगे। तो रिएक्ट में हम कंपोनेंट्स के माध्यम से करेंगे। तो कंपोनेंट्स बनाए हैं हमने, दो कंपोनेंट्स बनाया हमने। आज हम एक दो और कंपोनेंट्स बनाएंगे। उसके बाद हम रिएक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमारा एक स्टेट प्रॉपर्टी है कि स्टेट क्या होता है, और एक होता है प्रॉप्स क्या होता है। तो दो चीजें आज हम सीखेंगे कंपोनेंट्स बनाने के बाद। एक तो हम स्टेट सीखेंगे कि स्टेट क्या होता है, और दूसरा प्रॉप्स क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में। और उसके बाद अगर टाइम रहा तो हम सीखेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। रिएक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है उसके बारे में सीखेंगे, राइट। तो अभी चलते हैं, इसमें हम थोड़ा सा फोल्डर क्रिएट करते हैं। फाइल्स में जाते हैं, और यहाँ पे एसआरसी के अंदर हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर। इसको हम दे देंगे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट्स के अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट्स रखेंगे, राइट। तो अभी हमने क्या किया है कि केवल ग्रिड आइटम और हेडर का कंपोनेंट बनाया है। तो हम चलते हैं, अपना पहला फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट, उसका नाम दे देते हैं ग्रिड आइटम। ठीक है, ग्रिड आइटम नाम दिया। और ग्रिड आइटम के अंदर हम ग्रिड आइटम डॉट सी एस एस को रख देते हैं। यहाँ पे मूव करने का आएगा कि मूव करना है या कैंसिल करना है, तो यहाँ पे मूव कर दीजिए। ग्रिड आइटम डॉट सी एस एस ग्रिड आइटम। अब ग्रिड आइटम डॉट जे एस को हम करेंगे ग्रिड आइटम के अंदर। तो ये ग्रिड आइटम के अंदर चला जाएगा। अभी हमारा ग्रिड आइटम के अंदर जो है ग्रिड आइटम और ग्रिड आइटम डॉट जेएस और ग्रिड आइटम डॉट सीएसएस आ गया है। अब कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, एक फोल्डर और बनाते हैं। हमारा वो फोल्डर होगा किसके नाम से, हेडर के नाम से। मतलब हमारा एक तो ग्रिड बन गया। अब देखो, ग्रिड आइटम के अंदर हमारी दोनों फाइल हैं। कौन सी, ग्रिड आइटम डॉट सीएसएस और ग्रिड आइटम डॉट जेएस, जो कि ग्रिड आइटम से रिलेटेड है, राइट। अब कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट है हेडर। हेडर डॉट सीएसएस को हम हेडर के अंदर मूव कराते हैं। पकड़ के इसको सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आप, तो वो उसमें मूव हो जाएगा। हेडर डॉट जेएस को भी हम हेडर के अंदर मूव करा देते हैं। तो हेडर डॉट जेएस भी हेडर के अंदर आ गया। अब आप देखो कि जो भी कंपोनेंट हमारा बना हुआ है, उसका एक प्रॉपर फोल्डर है, राइट। आप देखोगे यहाँ पे एक चीज और चेंज हो रहा है, जो हमारा इंपोर्ट है, राइट। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम डॉट कंपोनेंट्स, उसके अंदर हेडर, हेडर के अंदर हेडर डॉट जेएस है। आप देखो यहाँ पे डॉट, डॉट एसआरसी के अंदर है हमारा कंपोनेंट। डॉट का मतलब ये अपने पेरेंट पे गया है। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर है इंडेक्स डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस से हम अपने पेरेंट पे जाएंगे, एक डॉट लगाएंगे तो उससे एक फोल्डर ऊपर जाएंगे, राइट। तो हम इंडेक्स डॉट जेएस से आ गए एसआरसी पे।
एसआरसी के अंदर स्लैश करके आ गए कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स के अंदर हम गए हैं हेडर पे, और हेडर के अंदर हमारे पास जो जेएस फाइल है उसका नाम जो है हेडर डॉट जेएस है, तो यहाँ पे उसने हेडर डॉट जेएस को ले लिया है। इस तरह से देखो इंपोर्ट अपने आप चेंज हो जा रहा है, लेकिन अगर आपको मैनुअल इंपोर्ट करना पड़ जाए तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब ग्रिड आइटम के अंदर हमने ग्रिड आइटम डॉट सीएसएस किया हुआ है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस फाइल को हम सेव करते हैं, और सेव करने पे आप देखोगे इसका बिहेवियर सेम है, कोई दिक्कत सॉरी गाइस। इसका बिहेवियर आप देखोगे तो सेम है, बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है। तो अब देखो जो हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में ये सारी चीजें लिख दी हैं, राइट, कंटेनर, हेडर एंड बोर्ड के अंदर जो ग्रिड आइटम वगैरह लिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक ग्रिड रो हो, उस ग्रिड रो के अंदर ही हम अपना ग्रिड आइटम रखें। जैसे कि हमने सीएसएस जब हमने जावा स्क्रिप्ट से जब बनाया था टिक टैग टो, तो हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था बोर्ड। पहला हमारा क्या था, हमारा एक डिव था, बोर्ड का डिव था, राइट। बोर्ड के डिव के अंदर हमारा क्या था, ग्रिड रो था, और इस ग्रिड रो के अंदर हमारा ग्रिड आइटम था, राइट। तो ग्रिड आइटम था हमारा, वो ग्रिड आइटम इसके अंदर था। तो हर एक ग्रिड रो में तीन ग्रिड आइटम थे, राइट। यहाँ पे ग्रिड ग्रिड रो जो है वो क्लोज हो जाएगा। इस तरह से आप देखो कि जो हमारा स्ट्रक्चर था टिक टैक टो का, बोर्ड, बोर्ड के अंदर ग्रिड आइटम, ग्रिड रो, ग्रिड रो के अंदर हमारा ग्रिड आइटम था, राइट। तो एक ग्रिड रो के अंदर तीन ग्रिड आइटम थे। तो हमने ग्रिड आइटम तो बना लिया, हमने हेडर भी बना लिया है, राइट, कंपोनेंट। अब हमें जरूरत है ग्रिड रो आइटम बनाने की। तो ग्रिड रो के लिए क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स पे जाएंगे, न्यू फोल्डर बनाएंगे, और यहाँ पे सिंपल सा एक ग्रिड रो का फोल्डर बना देंगे। अब ग्रिड रो का फोल्डर बन गया तो इसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे हम। नई फाइल क्या होगी, ग्रिड रो डॉट जेएस, मतलब जावा स्क्रिप्ट की फाइल। और दूसरी फाइल क्या होगी ग्रिड रो के अंदर, ग्रिड रो डॉट सीएसएस, मतलब हमें जेएस फाइल और सीएसएस फाइल की जरूरत है, तो हमने यहाँ पे ग्रिड रो डॉट सीएसएस और ग्रिड रो डॉट जेएसएस जेएस बना दिया। तो ग्रिड रो डॉट जेएस के अंदर हमारा क्या होगा, जो हमने इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है, उनको हम करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। इसको हम उठाते हैं बोर्ड को पूरा का पूरा, और इसको कट करके ग्रिड रो डॉट जेएस में रख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा क्योंकि रिएक्ट है, राइट। तो हम रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। रिएक्ट को इंपोर्ट करने के बाद हम क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास क्या नाम देंगे इसका, हम वही नाम दे देंगे जो हमारा फोल्डर का नाम है, क्लास ग्रिड ग्रिड रो। और एक्सटेंड करेंगे हम इसको, इससे एक्सटेंड करेंगे। आपको पता है कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, इससे एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे रेंडर। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, पर रेंडर के अंदर हम लिखेंगे रिटर्न, और जो भी रिटर्न के अंदर लिखेंगे वही हमारा जाके रेंडर होगा। तो रिटर्न के अंदर हमने कर दिया पेस्ट। अब आप देखोगे इंडेक्स के अंदर हमने यहाँ पे ग्रिड आइटम दिया था, इस ग्रिड आइटम को हम करते हैं यहाँ से मूव करा देते हैं अपना, जहाँ पे हमारा ग्रिड आइटम है वहां पे ले जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ग्रिड आइटम आ गया। अब हमें देखो ग्रिड आइटम की एरे की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें, राइट, इसको अगर यहाँ पे हटा दें, ग्रिड एरे जो हमने यूज किया है, यहाँ पे हम सिंपल सा ग्रिड आइटम ही यूज करें, ग्रिड आइटम ही यूज करें। आप देखो जैसे मैंने ग्रिड आइटम यूज किया, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया, राइट, डॉट डॉट ग्रिड आइटम कर लिया, करेक्ट। अब इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ग्रिड आइटम यूज किया। अब आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में हमने केवल हेडर यूज किया है। अब यहाँ पे हम ग्रिड रो को यूज कर लेंगे, राइट, ग्रिड ग्रिड रो को यूज कर लेंगे, ग्रिड रो को। अब देखो यहाँ पे ग्रिड रो आ नहीं रहा है, राइट, ग्रिड रो आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ग्रिड रो को एक्सपोर्ट नहीं किया है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्सपोर्ट
डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ग्रिड रो, राइट। जब ग्रिड रो को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे तभी हमको यहाँ पे ग्रिड रो मिलेगा, राइट। ग्रिड रो, इसको हटाते हैं और ग्रिड रो पे लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रिड रो। देखिए ग्रिड रो आ गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इंटर किया, ये अपने आप ग्रिड रो को इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पे कंपोनेंट है। अभी चलो इसको रिफ्रेश करते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं। कुछ इस तरह से आ रहा है, राइट। एक ही आइटम आ रहा है। एक ही आइटम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रिड रो हमने एक यूज किया है, और ग्रिड रो डॉट जेएस में हमने एक ही ग्रिड आइटम को यूज किया है। अगर हम यहाँ पे इस ग्रिड आइटम को कॉपी करके 3 बार यूज कर दें, अब देखो हमने इसको क्या किया, 3 बार यूज किया। बोर्ड के अंदर हमारा क्या होगा? आपको पता है बोर्ड के अंदर हमारा ग्रिड रो होगा, राइट। ये बोर्ड के अंदर ग्रिड रो होगा, ग्रिड रो के अंदर ग्रिड आइटम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रिड रो कर दें इसको। अगर हम इसको ग्रिड रो कर दें, राइट, ग्रिड रो, अब इसको ग्रिड रो कर दे। ग्रिड रो की सीएसएस बनी हुई है क्या हमारी, की केवल ग्रिड की बनी हुई है? अच्छा, ग्रिड रो नहीं करते हैं, केवल ग्रिड करते हैं। इंडेक्स डॉट सीएसएस में होगा हमारा क्या है, ग्रिड है केवल, राइट। ग्रिड है। इस ग्रिड को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे ग्रिड के अंदर ग्रिड रो डॉट सीएसएस के अंदर ग्रिड को पेस्ट कर देते हैं, राइट। अभी आप देखो मैंने क्या किया, ग्रिड रो में हमने 3 बार ग्रिड आइटम को यूज किया है। इंडेक्स डॉट सीएसएस को सेव करते हैं। अभी ये बोर्ड का हमने इसमें रखा हुआ है। अब आप देखो कि 3 ग्रिड आइटम बन गए हैं हमारे पास, करेक्ट। 3 ग्रिड आइटम बन गए, लेकिन ये वर्टिकल बने हुए हैं। इनको हॉरिजॉन्टल में लाने के लिए हमें क्या करना है, ग्रिड रो। अब यहाँ पे ग्रिड रो में 3 आइटम तो यूज कर लिए हमने। ग्रिड इंडेक्स में हमको भी 3 रो यूज करनी होगी, राइट, क्योंकि एक रो से काम नहीं चलेगा। हम यहाँ पे 3 रो यूज करते हैं। अब आप देखोगे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से 3 3 का जोड़ा बन गया है। 1 2 3 ऐसे 9 बन गए हुए हैं, राइट। तो इनको हमें अलाइन करना है। उसके लिए हमें देखो, सबसे पहले तो हेडर, हेडर के अंदर क्या होगा, डिव। डिव, इसमें क्लास नेम, इसका रो किसके अंदर है, बोर्ड के अंदर है, करेक्ट। बोर्ड के अंदर है। आपको मैंने हायरार्की बताया था, करेक्ट, कि ग्रिड किसके अंदर है, ग्रिड है बोर्ड के अंदर। तो हम ऐसे बोर्ड के अंदर इसको रख लेते हैं। डिव को हमने पूछ लिया और इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। ये ग्रिड के अंदर आ गया, राइट। अब देखो बोर्ड के अंदर ग्रिड रो है। अब आप जाओ ग्रिड रो के अंदर। ग्रिड रो के अंदर है ग्रिड, और ग्रिड आइटम के अंदर क्या है, ग्रिड आइटम। यहाँ पे ग्रिड आइटम है, और यहाँ पे ग्रिड है। ग्रिड सही सीएसएस है या फिर कुछ गड़बड़ है? ग्रिड फ्लैक्स, ठीक है। ग्रिड रो के अंदर ग्रिड है। क्लास नेम बोर्ड, राइट। बोर्ड का सीएसएस कहाँ पे रखा हुआ है, इंडेक्स डॉट सीएसएस है। क्लास नेम बोर्ड हमने यूज किया है, तो ये इंडेक्स डॉट सीएसएस से बोर्ड ले लेगा ऑटो, ठीक है। ये ग्रिड डॉट सीएसएस इसमें अप्लाई हो गया है। फ्लेक्स, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ इसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। ये फ्लेक्स नहीं हो रहा है। फ्लेक्स होने का मतलब है कि ग्रिड रो इसका सही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये इंडेक्स डॉट सीएसएस है, ग्रिड आइटम का इसमें काम नहीं है। ग्रिड आइटम को हम करते हैं रिमूव, ठीक है। और ये बोर्ड, बोर्ड के अंदर हमारा ग्रिड रो, हर एक ग्रिड रो के अंदर एक बोर्ड होना चाहिए, करेक्ट। और
एक बोर्ड के अंदर एक ग्रिड रो का मतलब हुआ एक रो में 3 आइटम। ग्रिड रो के अंदर इसको हम कर दें बोर्ड, और उसके बाद ये बोर्ड के अंदर एक ग्रिड होगा, और एक ग्रिड, इसको हम करते हैं एक सेकंड। बोर्ड, देखो सिनारियो जो था हमारा क्या था, हमने एक बोर्ड बनाया था, जो हमने CSS पहले से लिखा हुआ है उसी को हम अप्लाई करने की सोच रहे हैं। बोर्ड था, और उसके बाद हमारा था ग्रिड, और ग्रिड के अंदर हमारा था ग्रिड आइटम, राइट। ग्रिड रो था, ये ग्रिड रो है, और इसके अंदर था हमारा ग्रिड आइटम। तो ग्रिड आइटम को हमें रखना है ग्रिड रो के बोर्ड के अंदर ग्रिड रो आ जाएगा एक रो में हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ऐसे रखते हैं ग्रिड रो के अंदर, यहाँ पे बोर्ड नहीं होगा, यहाँ पे ग्रिड ही रखते हैं। और इंडेक्स के अंदर हमारा बोर्ड है, बोर्ड के अंदर एक सेकंड, इसको हम यहाँ से डिव लगाएंगे, और हर एक ग्रिड रो को हम ग्रिड के अंदर रखेंगे, करेक्ट। हर एक ग्रिड रो को यहाँ से क्लास नेम लिखते हैं ग्रिड। इस ग्रिड को, सेकेंड, ये ग्रिड ही है। अगर हम इसको हटा के इनमें से कंट्रोल एक्स ग्रिड के अंदर ही ग्रिड रखेंगे, वहाँ पे तो ग्रिड बना हुआ है ऑलरेडी, करेक्ट। और कुछ बनाने की जरूरत है नहीं। मुझे लग रहा है कि ये कुछ तो गड़बड़ दे रहा है। सो जो हमने CSS लिखा था, मैं आपको बताता हूँ, ये कहाँ गया। टिक टैक टू का जो CSS हमने लिखा था, एक सेकंड में ओपन करता हूँ टिक टैक टू का CSS। टिक टैक टू का CSS ओपन विद विजुअल स्टूडियो, ओके। इसमें क्या क्या चीजें हैं, हेडर है, बोर्ड है, और ग्रिड है। उसके बाद प्लेयर, बहुत ही सिंपल CSS हमने लिखा था, और सेम चीजें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको कट करता हूँ मैं, इंडेक्स डॉट CSS के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर बोर्ड, बोर्ड के अंदर ग्रिड रो। हर एक ग्रिड रो जो है वो ग्रिड के अंदर होनी चाहिए। हर एक ग्रिड रो जो है वो ग्रिड के अंदर है। और हर एक ग्रिड आइटम जो होगा वो ग्रिड आइटम होगा, ग्रिड आइटम होगा, ग्रिड होगा। अभी ये दिक्कत कहाँ पे दे रहा है, मे बी ग्रिड रो। अच्छा, यहाँ पे हमने CSS को इंपोर्ट नहीं किया है। इंपोर्ट CSS को इंपोर्ट करेंगे, कौन सी CSS को, ग्रिड रो की CSS को, राइट। ग्रिड रो की CSS को, डॉट CSS को इंपोर्ट नहीं किया था हमने, इसकी वजह से है। अभी चल के देखते हैं, ये देखिए जैसे ही मैंने ग्रिड रो CSS को इंपोर्ट किया, ये अपने आप CSS को अप्लाई कर दिया, राइट। मिस्टेक कहाँ हो रही थी कि हमने ग्रिड रो का आइटम तो बनाया था, और ग्रिड वाले CSS को ग्रिड के अंदर रखा था, लेकिन ग्रिड डॉट JS में जहाँ पे हमने ग्रिड क्लास यूज किया था, वहां पे हमें CSS को इंपोर्ट करना है, राइट, तभी वो अप्लाई होगा। अब हमने क्या किया कि ऐसे कंपोनेंट्स बना लिए हैं जिसमें हमारा ग्रिड आइटम हो गया, ग्रिड रो हो गया, और हेडर हो गया। दूसरा एक कंपोनेंट और हम बनाएंगे, जैसे इंडेक्स डॉट CSS में देखेंगे, इंडेक्स डॉट JS में हमने प्लेयर टर्न यूज किया है। इसी तरह से हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं फूटर, राइट। हेडर बना लिया हमने, तो फूटर भी बना लेते हैं। फूटर के अंदर हम दो फाइल बनाएंगे, जैसे हम पहले बनाते हुए आए हैं, राइट। क्या नाम देंगे हम, footer.js,
और इसी के अंदर एक फाइल और बना लेंगे हम, footer डॉट सी एस एस, footer डॉट सी एस एस। राइट, तो footer डॉट जेएस में हम क्या करेंगे, सिंपल सा अपना वही फॉर्मेट यूज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको, रिएक्ट को, फ्रॉम रिएक्ट। और उसके बाद अपनी क्लास, देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जैसे यहाँ पे हम एक ग्रिड रो में जो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है, राइट, लास्ट में एक्सपोर्ट किया हुआ है। एक्सपोर्ट करने का एक और तरीका होता है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। उसके बाद आप क्लास लिखो, क्लास का नाम जो भी आप लिखना चाहो वो लिख दो, फूटर। और उसके बाद फिर सेम चीजें वैसे ही करनी है आपको, एक्सटेंड जो हम लास्ट में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते थे, उसके बाद क्लास का नाम लिखते थे, वो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कर दे रहे हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। राइट, और रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रेंडर फंक्शन हमारा होता ही, रेंडर फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे रिटर्न। और रिटर्न में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस के फुटर में है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे, कंट्रोल एक्स, और फुटर के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। राइट, अभी आप देखोगे इसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुटर को लगाएंगे, फुटर को, एक से फुटर को कैसे लगाएंगे, यहाँ पे गए और सिंपल सा हम क्या लिखेंगे, फुटर। आपको फुटर यहाँ पे मिल रहा होगा एक कंपोनेंट्स, और यहाँ पे फुटर आप देखोगे तो इंपोर्ट भी हो गया है। राइट, तो कुछ इस तरह से हम कंपोनेंट्स बना के इसको कई सारे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। राइट, हमने हेडर बना लिया, ग्रिड रो बना लिया, और उसके बाद हमने फूटर भी बना लिया। अब हम जो बात करेंगे वो प्रॉप्स की बात करेंगे। प्रॉप्स का मतलब आप समझो पहले। जैसे हमने कई सारे आइटम्स तो बना लिए, राइट, कई सारे कंपोनेंट्स हमने बना लिए। हमने फूटर बना लिया, हमने ग्रिड आइटम बना लिया, हमने ग्रिड रो बना लिया, अब हमने हेडर भी बना लिया, करेक्ट। अब हमें क्या करना है कि हमें हमारी ग्रिड रो से कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हमें अपने ग्रिड आइटम में ले जाना है। राइट, कहने का मतलब डेटा है, कुछ कंटेंट है जिसको हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव कराना है। राइट, तो जैसे हम अभी तक जो HTML पढ़ते हुए आए हैं, उसमें हम एट्रीब्यूट पास करते थे, करेक्ट, उसमें हम एट्रीब्यूट नेम पास करते थे, राइट, एट्रीब्यूट टाइप पास करते थे। तो एट्रीब्यूट कहाँ पे पास करते थे, हेडर के अंदर ही पास करते थे। अभी आप देखो जो हमने यहाँ पे हेडर बनाया हुआ है, राइट, हेडर के अंदर जाते हैं और हेडर डॉट जेएस में जाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, टिक टैग टू को, केवल कंपोनेंट को रखते हैं। आप देखोगे यूआई पे यहाँ से हेडर गायब हो गया। राइट, अब क्या करना है कि हमें इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट, और इसको हेडर टेक्स्ट देंगे, हेडर टेक्स्ट। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे क्या, टिक टैग टू। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया टिक टैग टू। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें जाएंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे हेडर टेक्स्ट। और हेडर टेक्स्ट के अंदर जो है हम करली ब्रेसेस लेंगे। करली ब्रेसेस इसलिए लेंगे कि जो भी यहाँ पे हमारा वेरिएबल होगा उसको हम इसमें पास कर सकते हैं। आप हेडर टेक्स्ट को, जैसे हम यहाँ पे नेम पास कर दें, राइट, नेम हम पास करेंगे। नेम में हमने पास कर दिया आम स्कूल। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसमें प्रॉपर्टी में आप कुछ भी पास कर सकते हो, कुछ भी इन द सेंस कि मतलब आप फंक्शन भी पास कर सकते हो, आप वैल्यू भी पास कर सकते हो, आप वेरिएबल भी पास कर सकते हो, इस तरह से करली ब्रेसेस लगा के। और वो वेरिएबल आपका आउटसाइड में डिफाइन होना चाहिए, हेडर टेक्स्ट। तो इसको रिएक्ट में बोलते हैं प्रॉपर्टीज। मतलब हेडर
कंपोनेंट जो है, हेडर कंपोनेंट की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब हेडर टेक्स्ट है, नेम है, राइट। तो अब बारी आती है कि भाई इसको पास करने का यहाँ पे मतलब क्या हुआ। करेक्ट, इसको पास करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब हम इसको एज अ प्रॉपर्टी पास कर देंगे तो इसको हम अपने कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं। तो हम अपने कंपोनेंट में, जैसे हमारा हेडर डॉट जेएस है, हेडर डॉट जेएस के अंदर हम चलेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि हमने क्लास से पढ़ाया था इन जावा स्क्रिप्ट में, तो हमने कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट बनाया बताया था। करेक्ट, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। करेक्ट, तो हम यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स पास कर देंगे। आपको सिंपल सा प्रॉप्स लिखना है। आप लिखने को आप इसमें अपना नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जर्नल में आप प्रॉप्स ही लिखा जाता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी का शॉर्ट फॉर्म है। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे प्रॉप्स लिख दिया। तो जो भी प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे पास किया है हेडर के अंदर, हेडर के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे पास किया है वो इस हेडर के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सुपर को कॉल करना है। सुपर का मतलब आप समझ रहे हो, और सुपर के अंदर प्रॉप्स को पास कर देना है। सुपर का मतलब जो हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया है क्लास रिएक्ट डॉट कंपोनेंट्स, इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तब जाके ये सुपर प्रॉपर्टीज को यूज करेगा। अब प्रॉपर्टीज को अगर यूज करना है, राइट, जैसे हमने वहां पे आप देखो हेडर के अंदर जो हमने इंडेक्स डॉट जेएस में हमने यहाँ पे हेडर टेक्स्ट पास किया, राइट, हेडर टेक्स्ट। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे इसके अंदर, और यहाँ पे हम दिस डॉट प्रॉप्स, मतलब ये जो वेरिएबल यहाँ पे हमने लिया है प्रॉप्स डॉट हेडर टेक्स्ट, जो हमने वहां पे पास किया है एज अ प्रॉपर्टी नेम, जो हमने पास किया है। आप देखोगे इंडेक्स डॉट जेएस में हमने प्रॉपर्टी नेम में क्या लिखा हुआ है, हेडर टेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पे हम जब हेडर टेक्स्ट कर देंगे तो आप देखोगे कि जैसे ही मैंने सेव किया, आप देखोगे यहाँ पे टिक टैग टू हेडर टेक्स्ट आ गया। अब ये हेडर टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, ये हेडर टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो हमारा इंडेक्स कंपोनेंट जो है, इस इंडेक्स कंपोनेंट के अंदर हमने हेडर टेक्स्ट को लिखा हुआ है, और इस हेडर टेक्स्ट का एक्सेस जो है एज अ प्रॉपर्टी पास करके हम हेडर कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं। तो हेडर कंपोनेंट में हमने यहाँ पे इसका एज अ टेक्स्ट हमने यहाँ पे एज अ प्रॉप्स यूज कर लिया। तो प्रॉप्स समझ में आया आपको क्या होता है रिएक्ट में। प्रॉप्स का मतलब होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफर करना। लेकिन इसमें देखो कंडीशन ये होती है कि आप पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे इंडेक्स है, इंडेक्स हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने चाइल्ड को यूज किया है। चाइल्ड कौन हो गया, हमारा हेडर जो है वो चाइल्ड हो गया। तो इंडेक्स डॉट जेएस कंपोनेंट जो है, इंडेक्स डॉट इंडेक्स कंपोनेंट पेरेंट है, पेरेंट से हम चाइल्ड में प्रॉपर्टीज को पास करते हैं, ना कि हम चाइल्ड से पेरेंट में। अगर हम चाहें कि हेडर में कुछ पास कर दें, राइट, हेडर में कुछ पास करें और इंडेक्स डॉट जेएस में उसको फाइंड आउट करें, तो वो प्रॉपर्टीज के अंडर में नहीं आता है। करेक्ट, प्रॉपर्टीज का सिंपल सा मतलब है कि आप पेरेंट से चाइल्ड की ओर मूव करते हो, और वो नेबरिंग चाइल्ड को ही सेंड कर सकता है, राइट। अब जैसे हेडर के अंदर जैसे हमारा ग्रिड रो है, राइट, ग्रिड रो के अंदर कोई प्रॉपर्टीज हम पास करेंगे तो ग्रिड रो के अंदर आप देखोगे ग्रिड आइटम कंपोनेंट यूज हुआ है। तो ग्रिड रो जो है वो ग्रिड आइटम को ही डेटा पास कर सकता है। कहने का मतलब आप अपने नजदीकी चाइल्ड को ही पास कर सकता है। जैसे हमारा देखो, मैं आपको यहाँ पे बनाऊं कि हमारा रूट जो है वो इंडेक्स है। अब इंडेक्स के अंदर हमारे पास कितने हैं, इंडेक्स के अंदर हमने कई कंपोनेंट यूज किया है। पहला हमने हेडर यूज किया है, दूसरा हमने ग्रिड रो यूज किया है, राइट, ग्रिड रो, और तीसरा हमने ग्रिड ग्रिड रो, ग्रिड रो के बाद ग्रिड
ग्रिड रो यूज किया है, और उसके बाद हमने फूटर यूज किया है, हेडर ग्रिड रो और फूटर यूज किया है। तो इंडेक्स जो है, अब ग्रिड रो के अंदर हमारे पास क्या है, ग्रिड रो के अंदर हमने ग्रिड आइटम यूज किया है, ग्रिड आइटम। तो जो इंडेक्स है वो प्रॉपर्टीज के थ्रू हेडर को डेटा भेज सकता है, ग्रिड रो को डेटा भेज सकता है, और फूटर को भी डेटा भेज सकता है। इंडेक्स जो है वो ग्रिड आइटम को डायरेक्टली डेटा नहीं भेज सकता है। अगर ग्रिड आइटम में डेटा आना है तो पहले ग्रिड रो के पास आएगा डेटा, और फिर ग्रिड रो कंपोनेंट जो है वो भेजेगा डेटा किसके पास, ग्रिड आइटम के पास। कहने का मतलब जो डेटा का फ्लो है प्रॉपर्टीज के रूप में, जो प्रॉपर्टीज के रूप में जो डेटा का फ्लो होता है वो नेबरिंग चाइल्ड के पास होता है, मतलब जो सबसे पास वाला चाइल्ड होता है उसी को हो पाता है। करेक्ट, समझ गए विनोद कुमार? इसमें नेम से फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ग्रिड रो है, इसमें ग्रिड आइटम, तो इम्पैक्ट हम्म, नहीं पड़ता? फिर से बोलिए। तो उसमें उसमें ग्रिड रो आपने लिखा था, इसमें हाँ ग्रिड हाँ, आइटम है, इससे फर्क नहीं पड़ता है? नहीं तो ये ग्रिड ग्रिड रो वाला कंपोनेंट खुला है ना, आप देखो ग्रिड इंडेक्स वाला ओपन करेंगे तो हेडर है, उसके बाद ग्रिड रो है, फिर फूटर है, राइट। वो तो रूट में जो है वो इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर हेडर है, हेडर के उसी इंडेक्स के अंदर ही ग्रिड रो है। अब ग्रिड रो के अंदर हमारा क्या है, ग्रिड रो के अंदर आप देखोगे ग्रिड आइटम यूज हुआ है। अब ये वो ग्रिड ग्रिड रो का जो कंपोनेंट है, अगर हम इसमें कोई चीज पास करेंगे, राइट, अगर हम इसमें कोई चीज पास करेंगे, राइट, काउंट, जैसे हमने काउंट पास कर दिया, यहाँ पे अगर हम काउंट पास करेंगे, राइट, काउंट हम एज ए प्रॉपर्टी पास करेंगे, काउंट में सपोज करो हमने जीरो पास किया, राइट, यहाँ पे काउंट में हमने जीरो पास किया। अब ग्रिड आइटम के अंदर जाएंगे तो ग्रिड आइटम डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। बिना कंस्ट्रक्टर के हमारी प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं होंगी। यहाँ पे हम प्रॉप्स लिखेंगे, और इसके अंदर हम सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएंगे, सुपर के अंदर भी हम क्या करेंगे, प्रॉप्स को पास कर देंगे। अब हमें अगर यहाँ पे शो कराना है, राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा करली ब्रेसेस लगाएंगे, और यहाँ पे जाएंगे प्रॉप्स दिस डॉट प्रॉप, दिस लगाना नहीं भूलेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट काउंट। यहाँ पे हम काउंट को एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रिड रो से क्या पास किया है, काउंट पास किया है। अभी आप देखोगे वहां पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जितने भी जिस वाली रो में हमने पास किया था, राइट, ग्रिड आइटम में यहाँ पे जीरो जीरो आने लगा। हाँ। करेक्ट, कहने का मतलब ये ग्रिड रो का आइटम है, ग्रिड रो के आइटम के अंदर ग्रिड आइटम कंपोनेंट यूज हुआ है, तो इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज को पास कर सकते हैं। समझ गए विनोद कुमार? हम्म। तो ये होता है रिएक्ट में प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब प्रॉप्स। कहीं भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो उसमें आपको प्रॉप्स ही पूछेंगे कि प्रॉप्स क्या होता है, राइट। तो प्रॉप्स जो होता है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि ये पेरेंट से चाइल्ड की ओर डेटा मूव करता है, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ नहीं जाएगा। और एक कंडीशन ये होती है कि ये नेबरिंग चाइल्ड को ही डेटा सेंड कर सकता है, मतलब जो पड़ोस का चाइल्ड होगा उसी को डेटा सेंड कर पाएगा। दूसरा हमने बोला था हम कि स्टेट की बात करेंगे। अभी तो ये क्या पढ़ा हमने हमने प्रॉप्स को पढ़ लिया, राइट, प्रॉप्स का यूज क्या होता है वो भी हमने देख लिया, और प्रॉप्स कैसे यूज किया जाता है ये भी हमने देख लिया। अब हम स्टेट की बात करेंगे, राइट। स्टेट क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है, जैसे हमने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा था, लोकल वेरिएबल जो हम बैर से क्रिएट करते थे, राइट। तो सेम इसमें हमें कोई लोकल वैल्यू को रखना है, राइट, कोई लोकल वैल्यू वेरिएबल को स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम स्टेट का यूज करते हैं। स्टेट बनाने के लिए देखो सिंपल सा सिंटैक्स जो होता है, आपको लिखना है यहाँ पे दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू, यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखनी है की वैल्यू पेयर के अंदर लिख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे काउंट, और यहाँ पे काउंट को हम लिख दिए जीरो,
और कॉमा लगा के हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब टेक्स्ट लिख देते हैं हम, टेक्स्ट। और यहाँ पे हम सम स्ट्रिंग लिख देते हैं, जो भी आपको मर्जी हो वो आप लिख सकते हो, सम स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो कि स्टेट को डिफाइन करते हो। स्टेट मतलब एक सिंपल सा आपका ऑब्जेक्ट बना देता है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपने लोकल वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स है, जैसे काउंट है हमारा वेरिएबल है, टेक्स्ट है ये वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू रखनी है वो हम यहाँ से रख देते हैं, राइट। अब इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। अब देखो ये तो हमने डिफाइन कर दिया क्या, ये हमने स्टेट को डिफाइन किया। अब स्टेट को यूज करना है तो कैसे करोगे, सिंपल सा, यहाँ पे आप जाओगे और करली ब्रेसेस, जो भी वेरिएबल यूज करोगे आप वो करली ब्रेसेस के अंदर यूज करोगे, क्योंकि ये JSX है। JSX में ये तो HTML का पार्ट हो गया। अब HTML के अंदर आपको JS लिखना है, जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो वो करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे आप। तो सिंपल सा इसमें लिखना है आपको, दिस डॉट स्टेट, मतलब इस वाली क्लास का स्टेट, और उसके बाद डॉट क्या यूज करना है आपको, काउंट यूज करना है, आप काउंट यूज करना है। यहाँ पे हम सेव करेंगे, आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी ग्रिड बने हुए हैं, ग्रिड आइटम, इन सारे ग्रिड आइटम्स में 0 0 फिल हो गया, करेक्ट। और अगर हमें टेक्स्ट भी यूज करना है तो यहाँ पे हम सिंपल सा टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट टेक्स्ट, राइट। अब टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट वेरिएबल, इसको भी यूज कर लेंगे। आप देखोगे, आप मैंने सेव किया, यहाँ पे देखोगे NA आ गया, राइट। नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, ये इसको सॉरी, ये इसको एज अ वेरिएबल, एज अ माइनस काउंट कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा सरल कर देता हूँ, यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि भाई हम भी है यहाँ पे। अभी आप देखो इसमें आ गया सम स्ट्रिंग आ गया। इसका टेक्स्ट फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इसका ग्रिड आइटम का CSS कहाँ पे है, ग्रिड आइटम कहाँ गया, ग्रिड आइटम, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, इसको 15 कर देते हैं और सेव करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे जीरो और सम स्ट्रिंग करके आ गया यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये लोकल वेरिएबल है जो हमने कहाँ पे यूज किया, ग्रिड आइटम में। स्टेट इसको बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, हम वेरिएबल बना के भी तो ये चीजें अचीव कर सकते थे, बट हम वेरिएबल बना के ये चीजें अचीव नहीं कर सकते थे। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे नहीं अचीव कर सकते थे। जैसे हमें क्या करना है कि काउंट को अपडेट करना है, किस पे, क्लिक पे अपडेट करना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इवेंट लगाता हूँ, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लगाता हूँ, और ऑन क्लिक के अंदर हम क्या करते हैं, अपडेट दिस डॉट, यहाँ पे दिस लगाना जरूरी है, दिस डॉट अपडेट काउंट। हमको काउंट को अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे, ये फंक्शन एक बनाएंगे यहाँ पे, इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट काउंट का। और इस अपडेट काउंट के अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, काउंटर जो है वो अपडेट होगा। कब अपडेट होगा, जब ग्रिड आइटम पे क्लिक होगा, करेक्ट। जब ग्रिड आइटम पे क्लिक होगा तो हमारा काउंटर जो है वो अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, सिंपल सा दिस डॉट सेट स्टेट, जो हमारा स्टेट है, इस वेरिएबल को सेट करना है। और सेट क्या करना है, जो भी प्रॉपर्टी हमें सेट करनी है उसी प्रॉपर्टी को हम सेट करेंगे। अब देखो इस स्टेट के पास दो प्रॉपर्टी है, एक तो काउंट है, दूसरा है टेक्स्ट, राइट। तो हमें काउंट को अपडेट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट। और काउंट के अंदर क्या करना है कि काउंट को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए पहले हमें काउंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, मतलब हमारे पास जो भी स्टेट में काउंट की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और हमें क्या कर देना है, उसको +1 कर देना है। जब हम +1 कर देंगे तो कहने का मतलब ये वैल्यू हो गई अपडेट, राइट। अब चलते हैं हम ब्राउजर पे, राइट। जैसे ही इस पे क्लिक होगा ये वाला फंक्शन चलेगा, दिस डॉट सेट स्टेट, इस वाले स्टेट को सेट कर देगा। उसमें क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को 1 से बढ़ाते चला जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या बिहेवियर क्या आता है।
अभी आप देखोगे कुछ नहीं है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखो यहाँ पे एक एरर आ गई। राइट, कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग सेट स्टेट। करेक्ट, ये कह रहा है कि जब हम सेट स्टेट करने जा रहे हैं तो जो ये दिस प्रॉपर्टी है इसको ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस वाले अपडेट काउंट के लिए जो हमारा, अब ये जो हम क्लिक कर रहे हैं अनक्लिक पे है, इसको दिस नहीं मिल रहा है। दिस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि देखो दिस जो होता है वो इस वाली क्लास के लिए होता है। राइट, लेकिन ये जो रिटर्न होके कंपोनेंट जो रेंडर हो रहा है, आप देखोगे ये ग्रिड रो के अंदर रेंडर हो रहा है, तो ग्रिड रो के अंदर यहाँ पे दिस इसको मिल नहीं रहा है। करेक्ट, तो इस दिस को बाइंड किया जाएगा, इस दिस को बाइंड किया जाएगा किसके साथ? इस वाले फंक्शन के साथ। तो इस वाले फंक्शन को लेंगे और इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर आएंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर लाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट अपडेट काउंट इक्वल्स टू, मतलब इसके इसको हम दिस से बाइंड कर देंगे। सो दिस डॉट अपडेट काउंट डॉट बाइंड, बाइंड कर देंगे। क्या बाइंड करेंगे? दिस को बाइंड, दिस को जब बाइंड कर देंगे हम तो इसको दिस जो है वो इससे बंध जाएगा, किससे? अपडेट काउंट से। तो अपडेट काउंट अब जहाँ 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 भी कहीं भी कॉल होगा तो वो दिस को बांध के रखेगा, जिससे कि वो दिस को फाइंड आउट कर लेगा, तो दिस डॉट स्टेट पे वो चला जाएगा। अभी मैंने सेव किया, अब जाके मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, आप देखो कि मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने से आप देखो ये जिस वाले सेल पे क्लिक हो रहा है उसका काउंट बढ़ जा रहा है। फिर जिस भी सेल पे मैं क्लिक करूंगा उसका काउंट आप देखोगे ये बढ़ जा रहा है। करेक्ट, अब आप कहोगे कि अगर आप इसको वेरिएबल बना लिए हो, राइट, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे दिस डॉट स्टेट किया हूँ, यहाँ पे हम दिस डॉट काउंटर कर दूं, दिस डॉट काउंटर कर दूं और काउंटर इक्वल टू मैं जीरो कर दूं। राइट, स्टार्टिंग में जीरो कर दूं और दिस डॉट स्टेट की जगह पे मैं इसको हटाता हूँ, अभी के लिए आपको समझाने के लिए इसको मैं हटाता हूँ और इसको मैं वेरिएबल यूज कर लूँ। राइट, दिस डॉट काउंटर, दिस डॉट काउंटर। राइट, अभी मैं देखो सेव करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे सेव करूंगा तो यहाँ पे देखो जीरो जीरो आ रहा है। करेक्ट, तो अभी क्या करना है हमें कि अब आप कहोगे कि जैसे आपने स्टेट को अपडेट किया है वैसे काउंटर को भी आप अपडेट कर दो। तो कहने का मतलब यहाँ तो से मैं जितनी इसको बार हटा दूं। वहां पे हम क्लिक करेंगे काउंट वाला, वो हम्म। वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे एक बार आपने क्लिक किया, एक दो आया, फिर क्लिक करेंगे तो तीन, ऐसे ऐसे करके बढ़ती रहेगी। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे काउंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं ना, दिस डॉट काउंट। करेक्ट, हाँ। तो अभी तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। करेक्ट, दिस डॉट काउंटर को ले लिया। काउंटर क्या है? हमारा स्टेट नहीं है, काउंटर हमारा वेरिएबल है। अब हम इसको वेरिएबल से ट्राई करते हैं। इसमें हमने क्या किया कि दिस डॉट काउंटर, दिस डॉट काउंटर इक्वल्स टू दिस डॉट काउंटर और प्लस वन। करेक्ट, आप कहोगे ऐसे भी कर सकते हो, मतलब मेरे ये एग्जांपल, काउंटर का एग्जांपल लेने का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास स्टेट नहीं होता, दिस डॉट स्टेट नहीं होता तो हमारा वेरिएबल कैसे काम करता है। राइट, दिस डॉट काउंटर में हमने क्या किया, इक्वल्स टू दिस डॉट काउंटर प्लस वन और यहाँ पे हमने काउंटर ले लिया। अभी हम चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं कि क्या ये बढ़ता है हमारा। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ बट इसका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो काउंटर है वो हमारा स्टेट नहीं है। तो अगर हमें अपने कोई भी लोकल वैल्यूज को स्टोर करना है तो सिंपल सा हम क्या यूज करेंगे, स्टेट यूज करेंगे। हम लोकल वेरिएबल यूज करके उसको नहीं काम करा सकते। राइट, तो हम इसमें कंट्रोल जेड कर देते हैं और इसको स्टेट यूज कर लेते हैं। राइट, हमने स्टेट यूज किया है। अब आप देखोगे जो भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वो बढ़ता चला है, जितनी बार हम क्लिक करेंगे उसका नंबर उतनी आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है कि दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस वन, मतलब जो भी करंट काउंट होगा उसका वो मिलेगा और उसमें प्लस वन होता चला जाएगा। तो ये यूज हुआ किसका?
स्टेट का और प्रॉप्स का। स्टेट और प्रॉप्स समझ में आया आपको विनोद कुमार? जी। स्टेट और प्रॉप्स बेसिक चीज है रिएक्ट की। ये डेली यूज होती है, और इसको मतलब इजी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। प्रैक्टिस करिए इसका, आप सीख जाओगे। तो आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। कल की क्लास में हम देखेंगे कि रिएक्ट में लाइफ साइकिल क्या होता है, जो कंपोनेंट हमने बनाया है इनकी रेंडरिंग कैसे होती है, राइट। तो इनके रेंडरिंग पे भी हम बहुत सारे फंक्शनलिटी को यूज करेंगे। तो कल से हम सीखेंगे रिएक्ट की लाइफ साइकिल। आज हमने प्रॉप्स और स्टेट को सीखा है कि प्रॉप्स और स्टेट रिएक्ट जेएस में क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।